जादुई मोटर बाइक। रामपुर नाम के एक गांव में सूरज और नीरज नाम के दो भाई रहते थे। सूरज पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो पढ़ लिख कर एक लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन नीरज को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिसके कारण नीरज ने पढ़ना छोड़ दिया था और एक छोटे से बाइक मैकेनिक शॉप में काम के लिए चला जाता है। सूरज को हमेशा उसके भाई नीरज पर गुस्सा रहता था, क्योंकि सूरज उसके छोटे भाई से हमेशा ये कहता था कि अच्छे से पढ़ लिख कर लाइफ में सेटल होना है, लेकिन नीरज को ये सारी बातें कहाँ समझ आती थी। नीरज ने उसकी एक बात भी नहीं मानी थी, जिसके कारण सूरज के मन में अपने छोटे भाई के लिए गुस्सा था और वो अपने आसपास नीरज को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता था। ये सोचता था कि अगर उसका छोटा भाई उसके साथ घूमेगा या उसके साथ रहेगा तो उसकी भी इज्जत चली जाएगी। इसलिए सूरज की शादी होते ही सूरज अपनी पत्नी को लेकर गांव में एक और घर लेकर वहां चला जाता है। अरे नीरज, तुम्हारे भाई ने तो नया घर खरीदा है और गृह प्रवेश के लिए उसने तो सभी को बुलाया था, तो फिर तुम क्यों नहीं आए? उसे लगता है कि मेरे वहां जाने से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उसने मुझे फोन किया था और 10 बार उसने कहा था कि मैं वहां ना आऊं, बस इसलिए मैं नहीं गया था। अच्छा, ऐसा कहा था उसने? लेकिन मुझे तो लगा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, ठीक है, तुम ना दुकान का अच्छे से ख्याल रखना, मैं घर जा रहा हूँ। नीरज का पिता भी एक मैकेनिक था और वो दुकान भी उन्हीं की थी। जब नीरज 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब उसके पिता मर जाते हैं। उसके बाद आधे ही दाम में उस दुकान को रघुराम नाम का एक आदमी खरीद लेता है। अब नीरज उसी दुकान में उस आदमी के पास काम कर रहा था। नीरज और उसकी माँ दोनों उसी गांव में एक छोटे से घर में रहा करते थे। नीरज के पिता के जाने के बाद नीरज की माँ बहुत ही मेहनत करके दोनों ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। जैसा सूरज अपनी जिंदगी में सेटल हो गया था, उसकी माँ ये चाहती थी कि नीरज भी अपने भाई की तरह ही सेटल हो जाए, लेकिन नीरज को अपना गांव छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और हमेशा यही सोचता रहता था कि किसी भी तरह उसका वो दुकान वो वापस खरीद कर रहेगा। अरे चाचा जी, कौन सा गांव है आपका? हमारे गांव जाने के लिए ही यहाँ से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। रामपुर के बाद 2 और किलोमीटर जाएंगे तभी जाकर गीतपुर आएगा। तो आप इतनी दूर कैसे चल पाएंगे और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, गीतपुर के बाद ही हमारा घर आता है। अब किसी गाड़ी को बुलाकर जाऊं, इसके लिए पैसों की समस्या है। अरे चाचा जी, सारे लोगों की समस्या बस यही तो है। ठीक है, आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तुम्हारी गाड़ी तो तुम्हें ही बड़ी मुश्किल से ले जा रही है, तो तुम मुझे कैसे ले जाओगी बेटा? अरे आप बैठिए तो सही, मैं आपको ले जाऊंगा। नीरज की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन नीरज उस बूढ़े आदमी को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हाथों से धक्का देता हुआ उस गाड़ी को आगे ले जाता है। इसी तरह चलता हुआ वो गीतपुर भी पार कर देता है। तभी तक बहुत रात हो चुकी थी। अरे चाचा जी, यहाँ तो कोई घर नहीं नजर आ रहा। और कितना दूर जाना पड़ेगा हमें? 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तो सिर्फ जंगल है। हाँ बेटा, मैं रहता भी वही हूँ। आप तो कमाल के हैं चाचा जी। आपने ये कैसे सोच लिया कि इतनी दूर आप पैदल आ सकते हैं? अगर मैंने आपको नहीं रोका होता तो क्या होता? बेटा, मैं यही रहता हूँ, उस पेड़ के पीछे ही मेरा घर है।
बहुत रात भी हो चुकी है ना, आज रात तुम यही खाना खाकर सो जाना, सुबह उठकर चले जाना। अरे नहीं नहीं चाचा जी, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। नीरज के बहुत मना करने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी उसको अपने घर लेकर जाता है। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस रात नीरज वहीं खाना खाकर सो जाता है। जब सुबह हुई थी तो नीरज ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने बहुत ढूंढा था लेकिन कहीं भी उस आदमी का कोई पता नहीं मिला। फिर घर से बाहर आकर देखता है कि उसकी बाइक की जगह पर एक नई सी बाइक खड़ी थी। उसको देखकर वो परेशान हो गया था और सोचने लगा कि उसकी पुरानी बाइक की जगह ये नई बाइक कैसे आ गई है। फिर उसकी जेब में जो उसकी बाइक की चाबी थी वो निकालकर लगाता है और वो उसको ठीक से लग जाती है। नीरज बहुत ही हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसको वहाँ कोई भी नजर नहीं आया था। फिर अचानक जिस झोपड़ी में वो सोया था वो झोपड़ी भी गायब हो जाती है। ये सपना है या हकीकत? ये सब सोचता हुआ वो बाइक पर बैठकर अपने गांव की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में एक आदमी ने लिफ्ट मांगी थी। नीरज ने उस आदमी को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। फिर इसी तरह थोड़ी दूर जाने के बाद एक और आदमी उससे आकर लिफ्ट मांगता है। नीरज उसको भी बाइक चढ़ने के लिए कहता है। ऐसे ही वो आगे बढ़ रहा था। अरे भाई, ये कौन सी बाइक है? हम तो तीनों बैठे हैं इस पर, लेकिन फिर भी इतनी कंफर्टेबल लग रही है। क्या मार्केट में नई आई है? वो बातें सुनकर नीरज हंसता हुआ हाँ कहता है। कुछ दूर जाने के बाद एक औरत अपने सर पर एक टोकरी लिए खड़ी हुई थी। अरे राधा मौसी, मार्केट जा रही हो क्या? नई बाइक है, लिफ्ट दूं? ये कैसा मजाक है? तुम तीनों बैठे हो, अब मैं कहाँ बैठूंगी? अरे वाह, ये तो कोई जादू लग रहा है। बहुत ही बढ़िया है रे नीरज, थारी बाइक तो। ये कहती हुई वो औरत भी बाइक पर चढ़कर बैठ जाती है। इतने में दो और लोग उससे लिफ्ट मांगते हैं। वो उनको भी बैठने के लिए कहता है। इस तरह जितने भी लोग उससे लिफ्ट मांगते थे, सारे लोगों को वो अपनी बाइक पर बैठा लेता था। जितने भी लोग आते थे, सारे लोगों को वो बाइक बहुत ही अच्छी तरह से जगह बनाकर बैठाया करती थी। उस जादुई बाइक को देखकर सारे लोग बहुत ही परेशान थे और नीरज उस बूढ़े चाचा का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता है जिसने उसको ये बाइक दी थी। नीरज को ये लगता था कि वो बूढ़े चाचा उसके लिए भगवान का रूप है। इस तरह नीरज उस बाइक से लिफ्ट देने वाली सर्विस स्टार्ट कर देता है और अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता है। ऐसे ही उसने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया और फिर अपनी जो दुकान थी उसको भी उसने वापस खरीद लिया था और जो उनका छोटा सा घर था उस घर को भी वो बड़ा बना लेता है। छोटे भाई की इस मैजिक बाइक के बारे में जानकर सूरज बहुत ही जलने लगता है और वो अपने भाई को मुंह नहीं दिखा पा रहा था। वो कभी वापस गांव की तरफ आया ही नहीं था। इस तरह नीरज उस मैजिक बाइक की सहायता से अपने भाई सूरज से भी ज्यादा मालदार बन गया था।